गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ चुके थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ चुके थे। आज जानेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए पहले फिगर बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? सीरीज। सबका समान होगा आर 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 आर, और भी बहुत सारा डॉट डॉट दर्शा दिए हैं। ये भी आर 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 आर, बहुत सारा और भी होगा आर 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 आर। ये और ऐसा होगा, बहुत सारा कतार भी होगा। तो ये दर्शाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये दर्शा रहा है पैरेलल। यानी ये है सीरीज और ये है पैरेलल। तो वह संयोजन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो, वह संयोजन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो, उसे कहेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन। सबका आर है, ठीक है। ये सब कितना है? आर है। तो कहा जाएगा कि मिश्रित क्रम संयोजन में कैसे होता है, तो बोलेगा वह संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों उपस्थित होता हो, उसे कहेंगे हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन। अब इसका निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए, we know that हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में अगर n प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में अगर n प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है, बताए थे nr होगा, है ना। इसमें सीरीज में, एस मतलब सीरीज में। और अगर पैरेलल में होता तो क्या होता हो? r बाई n। पैरेलल में होता तो कितना होता? r बाई n। चलिए, we know that n समान रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
समतुल्य प्रतिरोध का मान R इक्विवेलेंट बराबर आए थे N इंटू R, जहां N क्या था, एक क्रम में मतलब एक कतार में कुल प्रतिरोधों की संख्या, जैसे 1 2 3 बहुत सारा और है ना, तो कितना था NR। अगेन यहां M कतार मान लिए हैं कि N कतार श्रेणी क्रम में, मतलब एक कतार में N प्रतिरोध है, कितना है N, एक कतार में N प्रतिरोध है और ऐसा ऐसा कुल कितना कतार है M, ठीक है। यहां M समान कतार जिसका कुल प्रतिरोध कितना है N, मतलब एक में है R कितना N, तो कुल कितना हो गया NR, R कितना N, कुल हो गया NR, तो फिर NR कितना बार M बार, कितना बार M कतार, जिसका कुल प्रतिरोध है ना कितना है NR है, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन कॉम्बिनेशन है पैरेलल, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बोले तो R इक्विवेलेंट नेट, मतलब पूरा टोटल का, तो एक कतार का कितना है NR, एक कतार का NR, तो बताए थे अगर ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 गो रहता था या N गो रहता था, तो बताए थे R इक्वल बराबर R अपॉन N, किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर N प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हो तो समतुल्य हो जाता था R/N, बट यहाँ पर कितना कतार है M कतार है, यहाँ पर कितना कतार है M कतार है, तो जहाँ N लिखते थे वहां क्या कर देंगे M कर देंगे, ठीक है। देखिए तो एक कतार में कुल कितना प्रतिरोध NR, एक कतार में कुल कितना प्रतिरोध NR, तो NR, देखिए बना देते हैं शॉर्ट में यहाँ पे फिगर, देखिए इसी का शॉर्ट कर देते हैं, एक कतार में कितना था N था, तो NR हो गया, यहाँ भी NR हो गया, यहाँ भी NR हो गया, यहाँ भी NR, यहाँ भी NR, बट ऐसा कितना है M, इसलिए R इक्विवेलेंट नेट कुल कितना हो जाएगा NR/M, क्योंकि जानते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का मान R/क्या होता था N, जहाँ N होता था कुल कतारों की संख्या,
तो यहाँ कतार n नहीं है, यहाँ कतार कितना है, m है। 1 2 3 4 5 6 बीच में और भी है, इसलिए कुल कितना हो जाएगा m। तो जहाँ n फॉर्मूला कहता है वहां यहाँ पर एक्चुअली में कितना है m, इसलिए nr/m। जहाँ n क्या है, m क्या है और r क्या है। n क्या है, एक कतार में कुल प्रतिरोध, एक कतार में कुल प्रतिरोध, और m क्या है, कुल कतारों की संख्या। कुल कतारों की संख्या। और R है एक प्रतिरोध, किसी एक प्रतिरोध का मान, किसी एक प्रतिरोध का मान। अब इसी पर एग्जाम्पल देखिए जरा शॉर्ट में क्वेश्चन दे रहा है। पांच ओम, सबका कितना है 5 ओम, सब 5 ओम। इसका मान कितना होगा, तो पहले याद कीजिए, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले ये कौन क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये कौन कॉम्बिनेशन में है, सीरीज, लगातार ना है, इंड टू इंड। तो सीरीज में बताया था या ना होगा, सबको जोड़ देंगे सिंपली। तो 5 5 5 5 कितना हो गया 20। तो यहाँ भी 20, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, सब 5 टोटल। तो कितना है 4 बना है। कितना हो गया 20 20 20। अब बताइए ये कौन क्रम में हो गया, पैरेलल। नाउ आर इक्विवेलेंट जो टोटल आएगा वो आर अपॉन कितना होता है एन। तो कुल कितना प्रतिरोध है बताइए, तो 20 है, कितना कतार है 4, 20 अपॉन 4 कितना 5 है ना। अब अगर इसको आप उस फॉर्मूला से निकालते हैं शॉर्टकट में, शॉर्टकट मेथड निकालिए, देखिए बन जाएगा। यहाँ n क्या है, एक कतार में कुल प्रतिरोध। तो एक कतार में कुल प्रतिरोध क्या होगा, 1 2 3 4, कुल प्रतिरोध की संख्या कर लीजिए। एक कतार में कुल प्रतिरोध की संख्या कितना है बताइए, 4। m क्या होता है, m है कुल कतारों की संख्या। तो 1 कतार 2 कतार 3 कतार 4 कतार। और r क्या है, r किसी एक प्रतिरोध का मान। तो एक प्रतिरोध का कितना 5। तो कहेंगे नो दैट, फॉर्मूला लगाइए, r इक्विवेलेंट बराबर nr अपॉन रखिए 4 गुना r का मान रखिए 5, 4 ना कट गया कितना 5 हो। एक बार और देख लीजिए,
हम लोग को बोला कि आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में समझाइए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में समझाइए और फॉर्मूला वगैरह निकालिए। तो हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों होता है। तो हम लोग मान लिए कि एक कतार में कुल कितना प्रतिरोध जोड़ दिए, n। माना कि एक कतार में कुल प्रतिरोधों की संख्या n है और ऐसे ऐसे कुल प्रतिरोध कितना है, m। एक कतार में कुल प्रतिरोधों की संख्या m और ऐसे ऐसे कुल कतारों की संख्या m। चलिए, तो जब हम लोग जानते हैं कि जब n समान रेजिस्टेंस, जब n समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो समतुल्य का मान होता है nr। अब ऐसा ऐसा कुल कितना कतार है, m कतार है। तो यहाँ m समान कतार, यहाँ m समान कतार जिसका कुल प्रतिरोध nr है, m समान कतार जिसका कुल प्रतिरोध nr है, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। कौन कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो nr/m होगा। क्यों, क्योंकि nr तो इसमें हो गया तो इसको यहाँ दर्शा दिया तो nr होगा ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बताए थे r/n, तो यहाँ r नहीं बल्कि कितना है, nr है। कुल पर कतारों की संख्या कितना है, m, इसलिए हो गया nr/m। अगर केवल r रहता, देखिए अगर केवल r रहता, ऐसे रहता, अगर केवल r रहता तो फॉर्मूला होता r/m। m कतार है, m कतार रहेगा तो r/m होता, लेकिन यहाँ पर r नहीं है बल्कि कितना है, nr है। तो अगर nr रहेगा तो nr/m होगा। ठीक है, उसी पर उदाहरण दे दिए, ठीक है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल आ रहा है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं लोग। पिछला जब लोग पढ़े मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उसी पर एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें देखिए 6 ओम का 5 प्रतिरोध है, 1 2 3 4 5, और ऐसे ऐसे कुल कतार कितना है, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए 9 ओम का एक कतार में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, और कितने कतार है, 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक, यहाँ भी आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ भी आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, बनाइए, आओ जी बनाओ, बनाते ही साफ साफ लिखो, बड़ा बड़ा।
जल्दी करो जल्दी करो। पहले ऊपर वहां देखो आर इक्वल बराबर साइड में करो आसान करो जाता है बराबर। ठीक है चलो चलो ठीक है। संख्या मान लिखे नीचे में मान होगा, मान प्रतिरोध किसी। ठीक है आंसर इसका 9 आएगा, उसका आंसर 6 आएगा। देख लीजिए चलो बुला ही नहीं। देखिए अब आ गया थर्ड पार्ट का जो मेन थ्योरी था वो खत्म हो गया। थर्ड पार्ट में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बट जब न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर कुछ और भी थ्योरी का आवश्यकता होगा आपको, और वो थ्योरी पार्ट 4th में नहीं है बल्कि पार्ट 6 में है। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, है ना, किरचॉफ्स लॉ। तो क्या करते हैं कि पार्ट 3 और पार्ट 6 को ज्वाइंट कर देते हैं। इससे न्यूमेरिकल आपका पार्ट 3 वाला पेपर में एक्सरसाइज का टोटल बन जाएगा। तो इसलिए पार्ट 3 स्टार्ट खत्म होगा तो पार्ट 4 शुरू करेंगे, पार्ट 5 शुरू होगा, उसके बाद पार्ट 7 शुरू होगा, पार्ट 6 शुरू नहीं होगा क्योंकि पार्ट 6 को पार्ट 3 के साथ ज्वाइंट कर दिए, दोनों का थ्योरी ज्वाइंट में है। तब आपको न्यूमेरिकल पार्ट 3 का टोटल बन जाएगा। नहीं तो कुछ कुछ अटक जाता है। जैसे कि किरचॉफ का थ्योरी आएगा ये वाला है, R1/R2 बराबर R3/R1। ये 5 नंबर का बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आता है किरचॉफ्स लॉ, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको प्रूफ करेंगे, इसलिए पार्ट 3 और पार्ट 6 के थ्योरी को हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ्स लॉ होता क्या है क्या ये किरचॉफ्स लॉ है क्या? ठीक है, तो ध्यान दीजिए विद्युतीय परिपथ में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, विद्युतीय परिपथ में बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ लॉ की सहायता से आप करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, किसी बैटरी का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। कह सकते हैं को पूछे आपसे किरचॉफ लॉ क्या है तो बोलिएगा विद्युतीय परिपथ में बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं भी किसी भी भाग में विद्युतीय धारा, विद्युतीय विभव, किसी बैटरी का ईएमएफ, किसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब किरचॉफ लॉ की सहायता से सर्किट में आप करंट, विद्युत धारा विभव और बैटरी का ईएमएफ और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी आप ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ का मुख्यतः 2 पार्ट है, पार्ट 1 फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम।
तो अगर आपसे को पूछे कि किरचॉफ्स लॉ क्या है तो उसको बोलिएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भाग में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भाग में विद्युतीय धारा, विद्युतीय विभव, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है इसी की सहायता से। ये कितने होते हैं? दो, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देखिए शुरू करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी कहा जाता है। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी कहा जाता है। कौन रूल? जंक्शन रूल। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कर सकते हैं? जंक्शन रूल। हिंदी बोले तो संधि नियम या बिंदु नियम। ठीक है, यस। एक और नाम है पॉइंट रूल। कौन सा रूल? पॉइंट रूल। ठीक है, देखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऐसे बोलेंगे सर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के संगत, इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युतीय परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट के संगत किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अनुसार, फर्स्ट लॉ के अनुसार किसी भी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल, बीजगणितीय योगफल बीजगणितीय योगफल का मान शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल। इस रूल के अनुसार बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के संगत, विद्युतीय परिपथ के संगत किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अनुसार, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अनुसार किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। देखिए कहेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के संगत जंक्शन की ओर आने वाली विद्युत धारा, जंक्शन की ओर आने वाली विद्युत धारा को धनात्मक और जंक्शन से दूर जाने वाली विद्युत धारा को ऋणात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है।
ऐसा इसलिए होता है ताकि आवेश के संरक्षण सिद्धांत पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन हो सके, जैसे देखिए ये यहां मिल रहा है तो ये क्या हो गया, जंक्शन। ये क्या हो गया, जंक्शन। ठीक है। अगर इधर से गया I1, इधर से गया I2, इधर से गया I3, तो ये संधि की ओर जा रहा है, ये जंक्शन की ओर जा रहा है, ये जंक्शन की ओर जा रहा है। लेकिन ये जो है जंक्शन से दूर जा रहा है, ये लोग जंक्शन की ओर आ रहा है और ये जंक्शन से दूर जा रहा है। तो जो जंक्शन की ओर आने वाली है, जो जंक्शन की ओर आने वाली है वो धनात्मक और जो जंक्शन से दूर जा रही है वो ऋणात्मक। तो यहां कहेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अनुसार I1 को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, क्योंकि संधि की ओर जा रहा है। I2 को भी पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन I3 को निगेटिव मानेंगे, माइनस में। और नियम क्या बोला कि सभी मिलने वाली धारा का बीज गणितीय योगफल शून्य होता है। योगफल कितना कर देंगे, तो सर इन दोनों को पॉजिटिव किए, इसको क्या किए, निगेटिव किए। जोड़े क्यों जोड़ दिए, क्योंकि कहा, नियम कहा कि मिलने वाली सभी विद्युत धारा का बीज गणितीय योगफल, ये क्या है, योगफल, सबको जोड़ दिए। तो किसमें प्लस रखना है, किसमें माइनस रखना है, तो याद रखेंगे जो संधि की ओर आ रहा है, जो संधि की ओर आ रहा है वो पॉजिटिव और जो संधि से दूर जा रहा है वो नेगेटिव। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। देखिए इधर गया 7 एम्पियर, इधर भी आया 5 एम्पियर, इधर दूर जा रहा है 4 एम्पियर, ये जंक्शन हो गया आपका। इधर दूर जा रहा है कितना, I मान निकालना है। ठीक है, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ, जो संधि की ओर आ रहा है उसको पॉजिटिव और जो संधि से दूर जा रहा है उसको नेगेटिव। ये दोनों आ रहा है तो 5 एम्पियर 7 एम्पियर, ये दूर जा रहा है तो -4 एम्पियर, -4 एम्पियर, ये भी दूर जा रहा है तो -I, और सभी का बीजगणितीय योगफल कितना, 0, योगफल शून्य होता है। तो 7 तक 12, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में गया 4, -I 0, 8 एम्पियर बराबर कितना, I उलट दीजिए, I बराबर
ठीक। देखिए एक नोट वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए परिभाषा, किरचॉफ सदिश ऋणात्मक ऐसा इसलिए होता है ताकि आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन हो सके। तो कहेंगे कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि जितना धारा आएगा उतना ही धारा जाएगा। धारा तो कहीं जमा होगा नहीं, जितना धारा आने वाला है उतना ही धारा जाएगा। इसलिए कह सकते हैं आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, आने वाली आवेश बराबर जाने वाली आवेश, यानी आवेश की ना तो उत्पत्ति होगी और ना ही विनाश होगी। तो कहेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आवेश के संरक्षण सिद्धांत, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, पर